हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी प्रेप हब। हम कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम की तैयारी, दैट इज जेडी जेएलओ। इससे पहले मैंने आपको सेक्शन 43 तक कवर करा दिया है। जितने भी स्टूडेंट न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखना। और मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, पैटर्न इसलिए डिफरेंट रहता है मेरा पढ़ाने का क्योंकि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में मैं नोट्स बनाती हूँ। साथ के साथ हर सेक्शन के एमसीक्यूज होते हैं। हम एमसीक्यूज को साथ के साथ हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखा होगा आपने लास्ट टाइम पे भी, अभी जब मैंने सेक्शन 43 पढ़ाया था। अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं सेक्शन 43A से। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सेक्शन 43A, देखिए सेक्शन 43A बात करता है मॉर्गेजेस बिफोर एक्ट। अब देखो, अगर आपके पास बेयर एक्ट है, दैट इज ग्रेट थिंग। अगर आप बेयर एक्ट लेकर बैठ रहे हैं, और अगर अभी फिलहाल नहीं है तो भी कोई बात नहीं, मैंने हर सेक्शन का जिस्ट वाइज नोट्स बना दिए हैं। ठीक है, तो आपको सिर्फ सुनना है, लेकिन जब आप सुनेंगे तो आपको इधर उधर अपना दिमाग नहीं लगाना है, ज्यादा माइंड को डाइवर्ट नहीं करना है। जितना मैं बता रही हूँ उतना सफिशियंट है। ठीक है, हम कर रहे हैं राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955। ठीक है, सेक्शन 43 तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन 43A। देखिए ये क्या बात करता है, ये कहता है इस अधिनियम के आने से पहले किए गए जो कृषि जोतों के बंधकों के संबंध में उपबंध, इट मीन्स प्रोविजन इन रिलेशन टू मॉर्गेजेस ऑफ एग्रीकल्चरल होल्डिंग इफेक्टेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट। सो दिस सेक्शन अप्लाइज टू मॉर्गेजेस मेड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ एक्ट। अब ये सेक्शन अप्लाई होगा उन मॉर्गेजेस पर जो मॉर्गेजेस इस एक्ट के आने से पहले हो गए हैं। क्योंकि अगर हम बात करें सेक्शन 43 की, तो हमने पढ़ा था कि जब हम यूसुफ्रक्चरी मॉर्गेज पढ़ रहे थे कि जो यूसुफ्रक्चरी मॉर्गेज है, अब वो कितने साल का हुआ करेगा, वो 5 साल का हुआ करेगा। और अब ये बात कर रहा है कि मॉर्गेजेस जो हैं, अब इस एक्ट के आने से पहले जो मॉर्गेजेस, उस पर कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा, तो उस पर सेक्शन अप्लाई होगा 43A। ठीक है, इट कवर्स ऑल मॉर्गेजेस एक्सेप्ट यूसुफ्रक्चरी मॉर्गेजेस, क्योंकि यूसुफ्रक्चरी मॉर्गेज हम कहाँ पढ़ कर आए हैं, सेक्शन 43 में। तो सेक्शन 43 ने बताया यूसुफ्रक्चरी मॉर्गेज के बारे में, सेक्शन 43A बता रहा है बाकी के बचे हुए जो मॉर्गेजेस हैं, और वो इस एक्ट के आने से पहले ही अगर मॉर्गेज हो गया था तो उस पे सेक्शन 43 अप्लाई होगा। अब सेक्शन 43A ने ये कह दिया, सच मॉर्गेजेस विल कंटिन्यू एज पर देयर ओरिजिनल टर्म्स। ठीक है, तो जो भी इस एक्ट से आने से पहले अगर आपने जो लैंड है उस पर मॉर्गेज किया है, तो वो मॉर्गेज इस एक्ट के आने के बाद वैसे ही कंटिन्यू करेगा जैसा कि उस ओरिजिनल डीड में लिखा है। ठीक है, और गवर्न भी कैसे होगा, एंड गवर्न बाय ओल्ड लॉ प्रिवेलिंग बिफोर द एक्ट। इस एक्ट के आने से पहले जो लॉ था उसी से गवर्न होगा मॉर्गेज। उसमें जो डीड में लिखा था वही डीड में जो कंडीशंस थी, टर्म्स एंड कंडीशंस, वही कंटिन्यू करेगी। ठीक है, लेकिन यूसुफ्रक्चरी मॉर्गेज की बात नहीं की, क्यों, क्योंकि हमने उसको सेक्शन 43 में ऑलरेडी पढ़ लिया है। देखिए, अगर मैं सब सेक्शन, देखिए, और सेक्शन 43 विल नॉट अफेक्ट देम, सेक्शन 43 इसको अफेक्ट नहीं करेगा। सब सेक्शन 2 ने क्या बोला, एनी राइट और लायबिलिटी अंडर सच मॉर्गेज कैन बी एनफोर्स्ड बाय फाइलिंग अ सूट। तो इस सबसेक्शन 2 ने क्या बोला, एनी सच राइट और लायबिलिटी मे बी एनफोर्स्ड बाय मींस ऑफ अ सूट इंस्टीट्यूटेड बाय द पर्सन अग्रीड इन द कोर्ट ऑफ असिस्टेंट कलेक्टर। मार्क दिस वर्ड। ठीक है, कि अगर आप कोई भी राइट और कोई भी लायबिलिटी जो थी उस मॉर्गेज के अंदर, जब आपने मॉर्गेज किया, ठीक है, इस एक्ट के आने से पहले, 1955 के आने से पहले, अगर किसी टेनेंट ने अपनी लैंड को मॉर्गेज पर दिया, ठीक है, और उस मॉर्गेज जो डीड है उसके अंदर अगर कोई राइट और लायबिलिटी थी, अब आप उसको राइट और लायबिलिटी को एनफोर्स कराना चाहते हैं, तो कैसे एनफोर्स कराएंगे, तो आप असिस्टेंट कलेक्टर की कोर्ट में सूट फाइल कर दीजिए। अपने राइट और लायबिलिटी को एनफोर्स कराने के लिए असिस्टेंट कलेक्टर के कोर्ट में आपको सूट फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, ये कौन से मॉर्गेज की बात हो रही है, 1955 के पहले जो मॉर्गेज हुए हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है,
अब थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं इसका जल्दी से। तो ये सेक्शन 43 है, किस पर अप्लाई होता है? ऑल मॉर्गेजेस, ओल्ड मॉर्गेजेस पे, ठीक है, 1955 से पहले के जो मॉर्गेजेस है उस पर। इसमें यूसुफ फ्रैक्चरी मॉर्गेज को इंक्लूड नहीं किया गया है। इस पर सेक्शन 43 का भी जो ओल्ड लॉ है वो वाला अप्लाई नहीं करेगा, ठीक है। इस पे सेक्शन 43 का लॉ अप्लाई नहीं करेगा, ओल्ड लॉ अप्लाई करेगा। और अगर आपको सूट फाइल करना है तो आपको असिस्टेंट कलेक्टर के पास सूट फाइल करना होगा। देखिए, ये जो मैं आपको क्विक रिवीजन लाइंस बता रही हूँ, इसको आप फटाफट लिखते जाइए। अब इसके एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। 43A किस पर लागू होता है? तो 43 उन मॉर्गेजेस पर लागू होता है जो बिफोर एक्ट आई थी, ठीक है। देखिए, अगर आप देख पा रहे होंगे तो जब ये क्वेश्चंस है तो उसके स्टेटमेंट, इसके ऑप्शंस भी देखने की जरूरत नहीं हो रही, हमें ऑलरेडी आंसर पता है और ऐसे ही क्वेश्चंस बनेंगे। सेक्शन 43 क्या एक्सक्लूड कर रहा है? सेक्शन 43 एक्सक्लूड कर रहा है यूसुफ फ्रैक्चरी मॉर्गेजेस, ठीक है, क्योंकि यूसुफ फ्रैक्चरी मॉर्गेज ऑलरेडी कहाँ है? सेक्शन 43 में है, तो बहुत अच्छे से पढ़ा है हमने उसको। फिर है मॉर्गेजेस अंडर सेक्शन 43A गवर्न बाय। जो मॉर्गेजेस हैं सेक्शन 43A के अंदर, वो किससे गवर्न होंगे? ठीक है, तो वो किससे नियंत्रित होंगे? वो होंगे ओल्ड लॉ, जो इस एक्ट के आने से पहले जो ओल्ड लॉ था उससे। फिर है जो टर्म्स हैं, जो उस मॉर्गेज की, जो बंधकों की जो शर्तें हैं, वो क्या होगी? वो कंटिन्यू करेगी एज पर ओरिजिनल टर्म्स। ऐसा नहीं है कि ये एक्ट आ गया तो पुरानी जो आपकी टर्म्स एंड कंडीशन है वो खत्म हो जाएगी, नहीं, वो कंटिन्यू करेगी एज पर ओरिजिनल टर्म्स। राइट्स एंड लाइबिलिटीज आर एनफोर्स्ड बाय। जो राइट्स हैं आपके उस मॉर्गेज के अंदर, वो जो लाइबिलिटीज हैं, अब आप उसको एनफोर्स कराना चाहते हैं तो आप किसके कोर्ट में जा सकते हैं? आप जा सकते हैं उस असिस्टेंट कलेक्टर की कोर्ट में, ओके। राइट एंड लाइबिलिटीज, और आपको सिविल सूट फाइल करना होगा, ठीक है। सूट कहां पर आप फाइल करेंगे? असिस्टेंट कलेक्टर की कोर्ट में। सूट कितने दिन के अंदर आपको फाइल करना है? देखिए, अब ये कंफ्यूजन आपको होगी, अब क्वेश्चन बनेगा सूट कितने दिन के अंदर फाइल करना है। तो अब आप एक बात बताइए, मैंने आपको अभी ये जो सेक्शन पढ़ाया तो उसमें एक वर्ड था कि अगर आप पढ़ेंगे विद इन द टाइम इफ एनी fixed and on the payment of court fee prescribed therefore by such law। तो क्या अभी उसने बोला कि विद इन द टाइम, अगर प्रिस्क्राइब्ड है तो, अगर फिक्स है तो, और जो है प्रिस्क्राइब्ड जो लॉ है वो उसके तहत। तो आप एक बात बताओ, अब यहाँ पे सूट कैसे फाइल होगा? टाइम तो है नहीं, तो फिर जो प्रिस्क्राइब्ड टाइम है उतने ही टाइम के अंदर क्या होगा? सूट को फाइल करना होगा। कोर्ट फी, तो कोर्ट फी तो पे करनी पड़ेगी। सूट फाइल कर रहे हो तो कोर्ट, जब सिविल सूट फाइल कर रहे हो तो हमने सीपीसी में पढ़ा है ना, कोर्ट फी लगती है। तो अगर आप अपने राइट एंड लाइबिलिटीज को एनफोर्स कर रहे हो मॉर्गेज के अंदर, तो ये आप एनफोर्स करा रहे हो सिविल सूट के तहत, तो कोर्ट फी भी फाइल, कोर्ट फी जो है उसको भी पे करो एज पर लॉ के तहत। सेक्शन 43 किस सेक्शन को ओवरराइड कर रहा है? वो ओवरराइड कर रहा है सेक्शन 43 को, ठीक है। और अच्छा, यूसुफ फ्रैक्चरी मॉर्गेज अगर बिफोर एक्ट, वो किससे गवर्न होंगे? तो यूसुफ फ्रैक्चरी मॉर्गेज किससे गवर्न होंगे? अगर इस एक्ट के आने से पहले कोई यूसुफ फ्रैक्चरी मॉर्गेज हुआ है तो उसको कैसे गवर्न किया जाएगा? उसको किया जाएगा सेक्शन 43 के तहत। क्यों? क्योंकि पहले ही बता दिया कि सारे मॉर्गेजेस पर तो अप्लाई होगा 43A, लेकिन जो यूसुफ फ्रैक्चरी मॉर्गेज है उस पर कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा? उस पर सेक्शन अप्लाई होगा 43, ठीक है। अब हमारा सेक्शन 44, राइट टू लेट आउट और सबलेट। अब देखिए ये क्या बोलता है, जो खुदकश होल्डर है वो क्या कर सकता है? अपनी लैंड को लेट आउट कर सकता है, ठीक है। मैं हूं खुदकश लैंड की होल्डर, ठीक है। खुदकश लैंड क्या होती है? जब मैं खुद ही अपनी लैंड पर एग्रीकल्चर करूं, ठीक है, तो वो हो जाती है हमारी खुदकश लैंड। तो अब ये बात उठी कि क्या जो खुदकश होल्डर है वो लेट आउट कर सकते हैं? तो ये सेक्शन बताता है 44 इसके बारे में। अब मेरी एक बात सुनिए, हमने क्या पढ़ा था? खुदकश वाला जो चैप्टर था वो कौन सा था? चैप्टर 2 था, ठीक है। खुद कष्ट, हमने ऐसे ट्रिक लगाया था, खुद कष्ट 2 वर्ड से मिलकर बना है, खुद और कष्ट, तो 2 वर्ड से मिलकर बना, तो चैप्टर 2 में है। और किस सेक्शन से किस सेक्शन से तक था? सेक्शन 9 से लेके सेक्शन 13 तक, ठीक है। सेक्शन 9 से लेके सेक्शन 13 तक। इसी चैप्टर 2 के सामने लिख लीजिए लिंक विद सेक्शन 44, क्योंकि खुदकश लैंड को क्या लेट आउट किया जा सकता है ये बात की गई सेक्शन 44 में। तो क्या कहा गया? होल्डर ऑफ खुदकश मे लेट एंड अ टेनेंट मे सबलेट
द होल और एनी पार्ट ऑफ हिज होल्डिंग सब्जेक्ट टू सच रेस्ट्रिक्शन एज आर इम्पोज्ड बाय दिस एक्ट। तो सुनो, खुदकश लैंड को टेनेंसी, जो खुदकश लैंड है उसको लेट आउट भी किया जा सकता है और सबलेट भी किया जा सकता है। बस कंडीशंस अगर वही आपको फॉलो करनी पड़ेगी अगर कोई रेस्ट्रिक्शंस दी गई है इस एक्ट में। तो इसका एक प्रोविजो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके सामने आप स्टार बना लीजिए, ठीक है। प्रोविजो ये कहता है दैट नो सच सबलेटिंग शैल in any way relieve the tenant of any of his liabilities to his landholder। तो जो tenant है वो remains liable to landholder even after subletting, ठीक है। तो अगर खुदकश लैंड को आपने क्या कर दिया है, खुदकश लैंड को आपने लेट आउट कर दिया है और लेट आउट होने के बाद सबलेट कर दिया है, तो जो लेट आउट किया है ना जिस टेनेंट को, वो अभी भी लैंड होल्डर को क्या रहेगा, लायबल रहेगा। सबलेट किसी को भी किया हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब आप फेथफुल रहेंगे लैंड होल्डर के, टेनेंट साहब। एग्जाम्पल, टेनेंट गिव्स लैंड टू अनदर पर्सन बट स्टिल पेज रेंट टू लैंड लोड। फिर आफ्टर सबलेटिंग लायबिलिटी, अगर आपने सबलेट कर भी दिया है तो लायबिलिटी क्या रहेगी आपकी, तो टेनेंट की लायबिलिटी तो रिमेन रहेगी। फिर है हमारा सेक्शन 45 रेस्ट्रिक्शंस ऑन लेटिंग एंड सबलेटिंग। अब देखो सेक्शन 44 ने तो सिंपल बता दिया कब आप लेट आउट कर सकते हैं, मतलब जनरल प्रोविजन था कि लेट आउट कर सकते हैं और सब लेट आउट भी कर सकते हैं खुदकश लैंड को। अब है सेक्शन 45 अभी रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है लेटिंग और सबलेटिंग पर। आपको एक वो याद है जब हमने सेक्शन 11 पढ़ा था, आपने अगर मेरी लास्ट वीडियोस देखी है तो आपको याद होगा, और अगर याद नहीं है तो इसका मतलब आप ढंग से तो नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको सेक्शन जब 11 कराया था उसके अंदर सेक्शन 45 और सेक्शन 46 को बहुत अच्छे से समझाया था। मैं आज इस सेक्शन 45 और 46 को समझाऊंगी, लेकिन मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि मैं रिवीजन करा रही हूँ आपको, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जब सेक्शन 11 को हमने पढ़ा था। मैं आपको याद दिला देती हूँ, जब हम सेक्शन 11 को पढ़ रहे थे, क्योंकि सेक्शन 11 खुदकश राइट के बारे में बात कर रहा है, चैप्टर 2 में खुदकश जो लैंड है, जो सेक्शन 9 से लेकर है सेक्शन 13 तक, उसमें सेक्शन 11 ने क्या बोला था, नो खुदकश लैंड शैल बी लेट आउट एक्सेप्ट सेक्शन 45 एंड 46। तो क्या कहा गया था, खुदकश लैंड को आप क्या नहीं कर सकते, लेट आउट नहीं कर सकते एक्सेप्ट सेक्शन 45, मतलब सेक्शन 45 के तहत ही आप खुदकश लैंड को क्या कर सकते हैं, लेट आउट कर सकते हैं। जस्ट अभी हमने सेक्शन 44 में क्या कहा था कि जो होल्डर है खुदकश लैंड का वो लेट भी कर सकता है और सब लेट भी कर सकता है सब्जेक्ट टू द रेस्ट्रिक्शन। वो सेक्शन 44 में जो लिखा था सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शन, वो सेक्शन 45 में है, और ये बात सेक्शन 11 में ऑलरेडी कह दी गई थी। तो सेक्शन 11, सेक्शन 44, सेक्शन 45 को एक साथ पढ़ना है। जिस दिन आप ये गोल्डन ट्रायंगल बना लेंगे आपको बहुत चीजें समझ आने लगेगी। अब ध्यान से सुनना, जनरल स्टेटमेंट दे दी सेक्शन 11 ने, खुदकश लैंड को हम लेट नहीं कर सकते। सेक्शन 44 ने कहा खुदकश लैंड को हम लेट आउट कर सकते हैं, लेकिन जो रेस्ट्रिक्शंस है उसे फॉलो करते हुए। सेक्शन 45 ने कहा वो रेस्ट्रिक्शन मैं हूं, मैं बताता हूं कि कब आप लेट कर सकते हैं और कब आप सब लेट कर सकते हैं। तो कहा जब खुदकश लैंड को आप लेट आउट और सब लेटिंग करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा आप बस 5 साल तक के लिए कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। ये एक जनरल प्रोविजन है, सबसेक्शन 1 में लिखा है कि आप कितना पीरियड तक सबलेट कर सकते हैं और लेट आउट कर सकते हैं खुदकश लैंड को। तो ये जनरल स्टेटमेंट है 5 साल। फिर एक एक्सेप्शन आया, सबसेक्शन 1 में एक्सेप्शन आया, इस 5 साल का भी एक्सेप्शन आया कि कब 5 साल से ज्यादा कर सकते हैं। तो प्रोविजन ने कहा कि अगर एग्रो बिजनेस है, एग्रीकल्चर रिलेटेड बिजनेस है, किस चीज के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, ठीक है। अगर आप ये एग्रो बिजनेस कर रहे हैं, एग्री बिजनेस कर रहे हैं, एग्रो प्रोसेसिंग कर रहे हैं, प्लांटेशन कर रहे हैं, उस केस में आप अपनी खुदकश लैंड को कितने साल तक लेट आउट कर सकते हैं, सब लेट आउट कर सकते हैं, 15 साल एंड एक्सटेंडेबल, और एक्सटेंड भी कर सकते हैं 15 साल के लिए, तो 15 + 15 ईयर्स। फिर क्या था, इसका स्पेशल केसेस था। फिर प्रोविजो का एक और प्रोविजो आया कि आप खुदकश लैंड को लेट आउट कर सकते हैं 5 साल से भी ज्यादा, 15 साल से भी ज्यादा, यहां तक कि 30 साल तक, ठीक है। इस प्रोविजो ने क्या कहा, आप 30 साल तक भी कर सकते हैं अगर आपका क्या पर्पस है, इंडस्ट्रियल, या आप इंडस्ट्रियल यूज के लिए कर रहे हैं, या फिर जो सेक्शन 90A उसका सबसेक्शन 5A का पर्पस है,
सेक्शन 90A सबसेक्शन 5A में राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 का पर्पस है। तो आप अपनी लैंड को, खुद का लैंड को लेट आउट भी कर सकते हैं और सब लेट भी कर सकते हैं, और ये पीरियड 30 ईयर तक का हो सकता है और एक्सटेंड कर सकते हैं 10 साल के लिए, मतलब पूरा 40 साल तक भी आप अपनी लैंड, खुद का लैंड को लेट आउट कर सकते हैं, सब लेट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों प्रोविजो को याद रखना। सब सेक्शन 2 क्या कह रहा है, तो देखिए एग्जाम्पल क्या है। नॉर्मल लीज तो 5 साल है, लेकिन एग्रो प्रोजेक्ट का लीज है तो 15 साल है, और इंडस्ट्रियल है और सेक्शन 90A राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 का पर्पस है तो 30 साल। दिख रहा है आपको? इस तरीके से नोट्स बनाते चलना, ठीक है। इसके सामने लिखो 15 + 15, 30 + 10 ईयर्स। उसके बाद है हमारा इसका MCQ, साथ में देख लो। नॉर्मल जो है, नॉर्मल बात कर रही हूं मैं, कितना है मैक्सिमम पीरियड, 5 साल। ठीक है, अब है इसका सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 ने क्या बात की, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ लीज नो न्यू लीज फॉर सेम लैंड विद इन 2 ईयर्स। ये गैप रूल कितना है, 2 ईयर्स। आपको याद है मैंने इससे जो पहले वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने 2 ईयर्स के गैप रूल की बात एक जगह और की थी, और मैंने आपको बोला था कि कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, लेकिन किसी ने भी कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं दिया। देखो, अगर आपको लग रहा है कि आप मतलब अच्छा पढ़ पा रहे हैं, आपको अच्छा मटेरियल मिल रहा है, अच्छा एक अच्छे पैटर्न से आप तैयारी कर पा रहे हैं, तो अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना चाहिए, वीडियो को लाइक करना चाहिए, वीडियो को शेयर करना चाहिए। ठीक है, हम जैसे जो ट्यूटर्स है जिन्होंने अभी नया नया स्टार्ट किया है और ये चीजें देखी है कि लोकल लॉस पर कोई ध्यान नहीं देता और एक लॉ को सिंप्लीफाइड तरीके से नहीं पढ़ाया जाता, तो थोड़ा सा एक्नॉलेज तो आप लोग भी कीजिए ना, थोड़ा सा तो हमें भी लगना चाहिए ना, क्योंकि पूरी टीम की मेहनत होती है, तो फिर पता तो लगे कि अगर जो हम मेहनत कर रहे हैं तो उसको सब एक्नॉलेज कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इसको लेक्चर्स वगैरह को शेयर कीजिए, आपस में अपने फ्रेंड्स वगैरह को बताइए कि देखिए लोकल लॉस को, जिसका हमें खौफ होता है, डर होता है, उसको कितना सिंप्लीफाई तरीके से एक स्टोरी की तरह हम पढ़ रहे हैं। आपके साथ साथ मुझे भी पूरा ये एक्ट बहुत अच्छे से मेमोराइज हो गया, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है जब मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की थी, मैंने 2 ईयर गैप रूल उसमें भी पढ़ाया था, तो मुझे याद है। तो आप बताइए आपको क्या याद है 2 ईयर का गैप रूल? 2 ईयर का गैप रूल आप लोगों को याद है? नहीं याद तो मैं बता देती हूँ। जब हमने सेक्शन कौन सा पढ़ा था, 43, जब हमने सेक्शन 43 पढ़ा था मॉर्गेज, तब हमने ये पढ़ा था कि जब हम मॉर्गेज पर, अगर हमने मॉर्गेज किया है, ठीक है, यूसुफ्रक्चरी मॉर्गेज किया है, तो जब हम दूसरा यूसुफ्रक्चरी मॉर्गेज करेंगे तो दोनों के बीच में 2 साल का गैप होना चाहिए। और ये बात थी सेक्शन 43 के सब सेक्शन 4B में, और सेम बात हम कर रहे हैं सेक्शन 45 में। सेक्शन 45 ने ये बात की कि अगर आपने खुदकश्त लैंड को क्या किया है, लीज पर या सब लीज पर दिया है, तो फिर जब आप दूसरी बार उसको लीज या सब लीज पर देंगे तो उन दोनों के बीच में 2 साल का गैप होना चाहिए। इसका मतलब जब हमने मॉर्गेज पढ़ रहे हैं तो भी 2 साल के गैप ईयर की बात कर रहे हैं यूसुफ्रक्चरी मॉर्गेज में। जब हम खुदकश्त लैंड को टेनेंसी पर, जब खुदकश्त लैंड को लेट आउट कर रहे हैं, सब लेट आउट कर रहे हैं, तो भी हम ये कह रहे हैं कि जब दोबारा लेट आउट करोगे, सब लेट करोगे, तो 2 साल का उसके अंदर गैप होना चाहिए। तो सेक्शन 43 का सब सेक्शन 4B में भी हमने यही पढ़ा, और सेक्शन 45 के सब सेक्शन 2 में भी हमने यही बात की है। देखो, अगर इस तरीके से पढ़ते जाएंगे ना, ट्रस्ट में जब आपके सामने क्वेश्चंस होंगे ना, तो आपको MCQs में कंफ्यूजन की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि आपका माइंड ऑलरेडी क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ काम कर रहा है और आपको पूरा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में फिट है। ठीक है, और हमेशा कॉन्फिडेंट रहिए। जब भी कोई पूछे कि आपको जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट आता है या नहीं आता, तो अगर आपने मेरा लेक्चर लिया है और अगर आपने मेरी जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1982 की लेक्चर जो सीरीज है, वीडियो सीरीज देखी है,
तो आपको हमेशा ये बोलना है कि वो एक्ट मुझे बहुत अच्छे से आता है। बी कॉन्फिडेंट, ठीक है। राजस्थान टेनेंसी एक्ट को मैं बहुत जल्दी से कवर करा दूंगी, फिर आप देखना कि जो आपके माइनर लॉज है, लोकल लॉज है, आप कितना अच्छा से उसको माइंड में फिट कर पाएंगे, ठीक है। बट कंडीशन यही है, डू शेयर माई वीडियोज, डू सब्सक्राइब माई चैनल, डू लाइक, ठीक है। उसके बाद है हमारा एग्जाम्पल, आफ्टर लीज एंड्स लैंड कैन नॉट बी लीज्ड अगेन इमीडिएटली, तुरंत लीज पर नहीं देंगे, 2 साल तक का गैप देंगे। फिर गैप कितना रिक्वायर्ड है, 2 years का। किस सबसेक्शन में, सेक्शन 45 के सबसेक्शन 2 में 2 years का गैप रूल, और सेक्शन 43 यूज ऑफ लक्ष्मी मॉर्गेज में सबसेक्शन 4 का भी। उसके बाद है हमारा सबसेक्शन 345 का, वो क्या बात करता है, वो ये कहता है जो खातेदार जो टीनेंट्स है, ठीक है, जो गैर खातेदार टीनेंट्स है, कैन नॉट सबलेट फॉर मोर देन 1 year। इसका मतलब जब गैर खातेदार टीनेंट आएंगे, तो अगर गैर खातेदार टीनेंट है वो आगे सबलेट करना चाहते हैं, तो वो 1 साल के लिए ही सबलेट कर सकते हैं। जो गैर खातेदार जो टीनेंट है वो कितने साल के लिए सबलेट कर सकते हैं, सिर्फ 1 साल के लिए सबलेट कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं खुदकश लैंड के जो टीनेंट है, वो कितने साल के लिए लीज पर दे सकते हैं, तो हमने अभी पढ़ा 5 साल के लिए, फिर प्रोविजो में पढ़ा 15 साल प्लस 15 साल का एक्सटेंशन, उसके नेक्स्ट प्रोविजो में पढ़ा 30 साल प्लस 10 साल का एक्सटेंशन, ठीक है। वो हमने किस पर्सपेक्टिव से पढ़ा था, खुदकश लैंड। और मैं आपको बात बताऊं, जो ये हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं ना सेक्शन 45 का, लैटिंग और सबलेटिंग, ये हम पढ़ रहे हैं सबके लिए। ये हम पढ़ रहे हैं खुदकश जो लैंड है उसके लिए, ठीक है, या फिर कोई लैंड होल्डर है उसके लिए, ठीक है। और हम पढ़ रहे हैं खातेदार टेनेंट के लिए, या फिर कोई मॉर्गेजी है उसके लिए, ठीक है। एक जनरल सेक्शन है, पर यहाँ पे क्लियर करते हैं खातेदार टेनेंट तो 1 साल से ज्यादा तक सबलेट नहीं कर सकता, ठीक है। जो खातेदार टेनेंट है वो कब तक सबलेट नहीं कर सकता, कितने साल, 1 साल से ज्यादा, इसको याद रखना, ठीक है। गैर खातेदार गिव्स लैंड फॉर 2 years, दिस इज इनवैलिड। गैर खातेदार लिमिट इज 1 year। फिर इसका सबसेक्शन 4, सब टेनेंट कैन नॉट सबलेट फर्दर। मेरी भूमि है, टेनेंसी पर आगे लीज पर दे दी, तो वो टेनेंट हो गया, उस टेनेंट ने आगे सबलेट कर दी, तो वो सब टेनेंट हो गया। अब वो सब टेनेंट दोबारा से उसको सबलेट नहीं कर सकता, ठीक है, ठीक है। सब टेनेंट कैन नॉट, मैंने आपको ताकि याद रहे इसलिए 2 बार वर्ड यूज करी, सबलेट होता सबलेट ही है, ठीक है, तो नहीं कर सकता, एक्सेप्ट इन स्पेशल केसेस। अब वो कह रहा है स्पेशल केसेस में जो सब टेनेंट है वो 46 के तहत क्या कर सकता है, सबलेट कर सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल, मैं हूं खातेदार टेनेंट, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अपनी जो लैंड है, ठीक है, उसको दिया मैंने लीज पर। तो लीज पर दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। कितने साल के लिए दे सकते हैं, 5 साल के लिए दे सकते हैं। अब मैंने अपनी लैंड को दिया लीज पर 5 साल के लिए। अब वो जो टेनेंट है उसने आगे सबलेट की। अब जब उसने आगे सबलेट की, तो जो वो सबलेट वाला पर्सन है ना, वो माइनर है या वो विडो है, ठीक है, मतलब वो सेक्शन 46 वाली कंडीशन में आ रहा है। तो अब इस केस में क्या किया जाए, क्योंकि माइनर है, खुद तो कुछ कर नहीं सकता, विडो है, उसको भी, उसकी फैमिली में तो कोई मेंबर ही नहीं है, कैसे काम करेंगे, उनको एक्सेप्शन दे देगी कि आप फिर आगे सबलेट कर सकते हैं। तो सबलेट के बाद भी सबलेट हो सकता है अगर 46 वाली कंडीशन है। इसका मतलब जो सबलेट जो की जा रही थी, जो सब टेनेंट था, वो 46 वाला पर्सन था। 46 के अंदर कौन कौन से पर्सन थे, कि वो माइनर है, ल्यूनेटिक है, इडियट है, अनमैरिड वुमेन है, डाइवोर्स्ड वुमेन है, सेपरेटेड वुमेन है, विडो वुमेन है, फिजिकल डिसेबिलिटी है किसी पर्सन को, या कोई आर्म फोर्स जो यूनियन है उसका मेंबर है, या फिर कोई जो पर्सन है वो अभी प्रिजन में है, ठीक है, कैद है वो, या कोई जो स्टूडेंट है वो 25 साल से कम की उम्र का है। इस केस में सब टेनेंट भी आगे सबलेट कर सकता है अपनी जो होल्डिंग को। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। एमसीक्यू, सब टेनेंट कैन सबलेट, तो वैसे देखा जाए तो आंसर क्या है इसका, नो, जनरली तो नहीं कर सकता। फिर है सेक्शन 46, लेटिंग और सबलेटिंग इन एक्सेप्शनल केसेस। अभी वही जो मैंने आपको बताया कि किस केस में लेटिंग और सबलेटिंग जो है एक्सेप्शनल केस में की जा सकती है। तो कब कर सकते हैं लेट आउट और सबलेट आउट, तो मैंने अभी बताया, माइनर, ल्यूनेटिक, इडियट वुमेन और विडो, अनमैरिड, जो, ठीक है, ये कंडीशंस हैं।
उसका प्रोविजो देखो, अब प्रोविजो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, फिर भी बता देती हूँ। उसका जो प्रोविजो ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी रेस्ट्रिक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या कहती है? वो कहती है कि लीज इसका सबसेक्शन 2 क्या कहता है? लीज अंडर एक्सेप्शन रिमेन्स वैलिड ओनली फॉर 2 years आफ्टर डिसेबिलिटी एंड और डेथ। जैसे कि माइनर है, अब माइनर तो मतलब 18 साल से कम का व्यक्ति है, उसने सबलेट कर दिया। तो जब उसने माइनर जब मतलब वो 16 साल का था जब वो माइनर था, अब उसने लेट आउट किया अपनी जो है लैंड को सबलेट किया। अब वो माइनर से मेजर बन गया जब वो 18 साल का हुआ, उसकी लैंड अभी भी सबलेटिंग पर उसने दी हुई है, तो वो कब तक वैलिड रहेगी? अब वो सिर्फ 2 साल तक, मतलब जब तक वो 20 साल का है तब तक रहेगी। ये नहीं कि अब उसने 10 साल तक का अग्रीमेंट कर लिया, ऐसा नहीं। या फिर कोई डिसेबल पर्सन है, अब उसकी जो डिसेबिलिटी है वो सीज हो गई, तो फिर ये जो उसने सबलेटिंग की है वो सिर्फ 2 साल और रिमेन रहेगी, ठीक है, तब तक वैलिड रहेगी। इसका एक प्रोविजो है सबसेक्शन 1 का, जिसको मैं बताना चाह रही थी, मैंने पहले ही बता दिया था। देखो, ये ना एक ट्रिकी प्रोविजो, आप ध्यान से सुनना। प्रोविजो क्या कहता है? समझ लो एक लैंड है, ठीक है, उस लैंड पे क्या है, मतलब उस लैंड पर है 2 ऑनर लगा लो या 2 टेनेंट लगा लो, या मतलब को शेयरर है, ठीक है, एक लैंड है उसके को शेयरर है। अब एक जो व्यक्ति है वो तो है माइनर, एक व्यक्ति है मेजर। अब वो मेजर है ना, वो ये चाहता है कि अब हम पूरी लैंड को सबलेट कर दें। तो हमने अभी पढ़ा कि आप जो है सब टीनेंट सबलेट नहीं कर सकता। जो वो मेजर है वो तो खुद टीनेंट है, वो माइनर है वो भी खुद जो है सब टीनेंट है, दोनों ही सब टीनेंट है। तो हमने तो ये पढ़ा कि जब सब टीनेंट है तो वो सबलेट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे जो मेजर व्यक्ति था उसने ना दिमाग लगाया, उसने ये सोचा 46 के अंदर माइनर को तो, जो माइनर सब टीनेंट है उसको तो सबलेट करने का राइट है, तो चलो इस पूरी होल्डिंग को हम आगे सबलेट कर देते हैं। तो इस प्रोविजन ने बोला सुनो, आराम से रुको, इतना तेज बनने की जरूरत नहीं है। जब दोनों ही माइनर होंगे उस जॉइंट होल्डिंग पर तब ये सेक्शन अप्लाई होगा, समझे? अगर एक मेजर एक माइनर तो सेक्शन 46 विल नॉट अप्लाई। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। कितना इजी तरीके से आप समझ गए हैं इसको, ठीक है। तो वैलिड आफ्टर एंड ऑफ 2 years। फिर हमारा सेक्शन 46A, स्पेशल प्रोविजन फॉर लेटिंग आउट और सब लेटिंग आउट बाय मेंबर ऑफ SC एंड ST। अब देखिए क्या कहा गया, इसने वही बात की। देखिए जो सेक्शन 46A है इसको इंसर्ट किया गया है 2000, इसको इंसर्ट किया गया है 1956 में। जैसे ये एक्ट आया 1955 में, तो जब ये एक्ट आया तो फिर ये चीजें महसूस की गई कि जो ये SC और ST जो टेनेंट है, ये जो अपनी लैंड है उसको आगे जब लेट आउट कर रहे हैं और सब लेट आउट कर रहे हैं, तो वो तो जो नॉन SC ST है उनको कर रहे हैं। अब नॉन SC और ST को कर रहे हैं तो फिर जो लैंड है वो तो अल्टीमेटली नॉन SC ST के पास चली गई, तो फिर SC ST क्या कर रहे हैं? तो फिर ये 1956 में इंसर्ट किया ये एक्ट 46A, ये सेक्शन ऐड किया और ये कहा गया कि SC और ST जो टेनेंट है जब वो लेट आउट करेंगे, ठीक है, और जब वो सब लेट करेंगे लैंड को, तो वो नॉन SC और नॉन ST को नहीं कर सकते। और ये सेक्शन ओवरराइड कर रहा है 44, 45, 46 को। मतलब 44, 45, 46 में कुछ भी लिखा हो, लेकिन 46A प्रिवेल करेगा। इसका मतलब no person who is member of a scheduled caste or scheduled type shall let or sublet the whole or any part of his holding under the said section to any person who is not a member of the scheduled caste or scheduled tribe। ठीक है, तो नॉन SC ST मेंबर को आप अपनी लैंड को क्या नहीं कर सकते, लेट और सबलेट नहीं कर सकते। सेम प्रोविजन हमने इससे लास्ट वीडियो में पढ़ा था, ठीक है, SC ST वाला कॉन्सेप्ट। वो हमने क्या पढ़ा था? हाँ, वो हमने पढ़ा था सेक्शन 43 में। हमने क्या पढ़ा था कि जब मॉर्गेज कर रहे हैं, तो यूसुफ्रक्ची मॉर्गेज जब हम पढ़ रहे थे सेक्शन 43 में, तो यही हमने पढ़ा ना कि 1970 के बाद अब जो यूसुफ्रक्ची मॉर्गेज हो रहा है
1970 के बाद अगर कोई यूसुफ्रैक्चरी मॉर्गेज हो रहा है और वो पर्सन SC और ST खातेदार टेनेंट है, तो वो नॉन SC और ST जो पर्सन को अपनी लैंड यूसुफ्रैक्चरी मॉर्गेज पर नहीं दे सकता। तो वही बात कर दी गई इस केस में कि जब आप SC और ST हैं तो फिर आप अपनी लैंड को नॉन SC ST को लेट आउट और सब लेट आउट नहीं कर सकते। ठीक है। और कौन से जो है लोगों की बात की गई है यहाँ पर, तो हर किसी की बात की गई है, चाहे वो खातेदार टेनेंट हो, ठीक है, होल्डर ऑफ खुदकश तो लैंड होल्डर हो, ठीक है, इन सब की बात की गई है। उसके बाद है हमारा इसका एग्जाम्पल, SC tenant gave lands to general category person, it is invalid. SC to non-SC letting out is allowed or valid or void? It is void. ये वर्ड लिखा है void, ठीक है। एक्चुअली देखो, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, यहाँ पे जो वैलिड है, कंडीशनल है, अलाउड और वर्ड यूज हुआ है वर्ड। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे तो ये बोला है कि क्या कहते हैं, नथिंग इन सेक्शन, नो पर्सन, ठीक है, कोई पर्सन ऐसा नहीं कर सकता, तो वैलिड तो है ही नहीं, अलाउड भी नहीं है। अब इन दोनों में आपको कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए क्योंकि कंडीशनल भी नहीं है, तो सीधा लगाओ वर्ड पे टिक। बेशक से वर्ड यूज नहीं हुआ है बट वर्ड है। फिर है हमारा सेक्शन 47, सक्सेसर बाउंड बाय सबलीज, ठीक है। अब क्या है, जो उत्तराधिकारी हैं, उत्तराधिकारी का उपपट्टे से आबद्ध होना, तो जो सक्सेसर होंगे टेनेंट के मस्ट फॉलो सब लीज टर्म्स। तो जो सक्सेसर है टेनेंट के, उनको क्या करना पड़ेगा, सब लीज के जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनको फॉलो करना पड़ेगा, ओनली इफ कंसिस्टेंट विद द एक्ट, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, द सक्सेसर इन इंटरेस्ट ऑफ अ टेनेंट हु हैज सबलेट, द सक्सेसर इन इंटरेस्ट ऑफ अ टेनेंट, ठीक है। तो टेनेंट है, उसके सक्सेसर हैं, अब वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने सबलेट करा है, तो जब वो सबलेट कर रहे हैं तो वो बाउंड होंगे बाय द टर्म्स ऑफ द सबलीज इन सो फार एज दे आर नॉट इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। सन ऑफ टेनेंट मस्ट फॉलो अर्लियर सबलीज, ठीक है। तो जो लीज है बेसिकली सब लीज है, तो जो टेनेंट है उसका जो सन है वो उसका सक्सेसर हुआ तो उसको भी फॉलो करना पड़ेगा। सक्सेसर इज बाउंड पार्शियल या कोर्ट डिसाइड या यस यस। फिर हमारा सेक्शन 47A स्पेशल एरियाज। अभी क्या बोलता है सेक्शन 47A, प्रोविजन इन रिलेशन टू सर्टेन ट्रांसफर इन अबू अजमेर एंड सनल एरियाज। तो ये ये सेक्शन अप्लाई हो रहा है अबू अजमेर और सनल एरियाज पे। इसमें कहा गया जो पहले की ट्रांसफर्स है 1957 से पहले की, वो गवर्न होगी बाय ओल्ड लॉ ही, ठीक है। ओल्ड ट्रांसफर बिफोर 1957 एक्ट गवर्न बाय लॉ, ओल्ड लॉ नॉट अफेक्टेड बाय प्रेजेंट एक्ट। देखिए, नथिंग कंटेन्ड इन द foregoing provision of the act relating to transfer of agricultural tenancies shall apply to sale, mortgage, lease, sublease or other transfer of land on a tenant's holding in Abu Ajmer or Sanal area lawfully effected before the commencement of the Rajasthan Revenue Laws Extension Act 1957 and the rights and liabilities of the party to every such transfer। तो अगर कोई भी एग्रीकल्चरल टेनेंसी है उसको ट्रांसफर किया गया है, ठीक है, कोई भी एग्रीकल्चरल टेनेंसी है उसको ट्रांसफर किया गया है, ट्रांसफर करने के बहुत तरीके हैं, सेल करके किया, मॉर्गेज करके किया, लीज करके किया, सब लीज करके किया, ठीक है। तो जो आबू अजमेर और सनल एरिया में अगर कोई भी एग्रीकल्चरल टेनेंसी को ट्रांसफर किया गया था 1957 से पहले, तो उसके ऊपर वो ही लॉ जो ओल्ड लॉ है अप्लाई होंगे, ये वाले जो लॉज है अप्लाई नहीं होंगे 1955 वाले, ठीक है। उसके बाद इसका ये प्रेजेंट एक्ट से भी अफेक्ट नहीं होगा। ओल्ड लीज इन अजमेर एरिया कंटिन्यूज। देखो, जब एक और सेक्शन था जिसमें मैंने बोला था बढ़िया, क्योंकि ये जो लोग हैं बढ़िया है, अजमेर, आबू और सनल एरिया वाले लोग, क्योंकि इनको हमेशा रिलैक्सेशन मिल रहा है, तो वो हमने क्या पढ़ा था 15B में, लेट मी कंफर्म, 15B ही था वैसे, आई एम श्योर, यस 15B, खातेदार टेनेंट्स इन आबू अजमेर एंड सनल एरिया। तो इन बोला गया था कि अगर कोई भी जो
जो टीनेंट्स हैं आबू अजमेर एंड सनल एरियाज में, हमने पढ़ा था ना 26 में कि अगर कोई भी जो टीनेंट्स होंगे उस टाइम पर, तो स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं कि क्या हो जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली खातेदार टीनेंट बन जाएंगे। हमने पढ़ा था ना कि ये तो बहुत बढ़िया प्रोविजन है, ऑटोमेटिकली खातेदारी टीनेंट जो है ऑटोमेटिकली खातेदार उनको बना रहा है सेक्शन 15B। बाकी लोगों को तो अप्लाई करना पड़ रहा है, डिक्लेयर कराना पड़ रहा है हमें खातेदार बना दो, और इन लोगों को तो खातेदार बनने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अगर वो क्या है, राजस्थान लॉ एक्सटेंशन एक्ट 1957 के टाइम पर अगर वो टीनेंट थे तो वो ऑटोमेटिकली खातेदार बन जाएंगे। तो वहां पर भी इनको बढ़िया रिलैक्सेशन मिला, यहाँ पर भी इनको रिलैक्सेशन मिल गया 47A में कि अगर आपने ट्रांसफर करी थी आबू अजमेर और सनल एरिया वाले टीनेंट्स, अगर आपने अपनी लैंड को आगे लीज पर दिया था, सबलेट किया था या फिर, तो आपके ऊपर ये 1955 वाले एक्ट अप्लाई नहीं होगा, आपके ऊपर वही पुराना होगा जो आपका था। तो ये आबू अजमेर एरिया वाले जो लोग हैं ये कहाँ पे डील कर रहे हैं, 15B में बात इनको मिला था खातेदारी राइट ऐसे ही, और यहाँ पर मिल रहा है इनको एग्रीकल्चरल टीनेंसी को जो ट्रांसफर किया गया था 1957 से पहले, तो वो वही से अप्लाई हो रहे हैं, ऐसे याद रखना है आपको, ठीक है। फिर है इसका MCQ, एरिया कौन सा कवर्ड है, अजमेर। फिर है 72 का 47A का सबसेक्शन 2, एनफोर्समेंट ऑफ राइट कैसे होंगे, एज पर सेक्शन 43A। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। इसमें कहा गया जो प्रोविजन है ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 43A शैल म्यूटेंडिस अप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ द एनफोर्समेंट ऑफ एवरी सच राइट और लायबिलिटी। ठीक है, अगर आपको जो राइट्स को एनफोर्स कराना है तो आप कैसे कराएंगे, तो 43A जो है उसका सबसेक्शन जो 2 है उसके तहत कराएंगे। और 43A का सबसेक्शन 2 में हमने क्या पढ़ा था कि जब आप राइट को और अपने लायबिलिटीज को एनफोर्स करा रहे हैं तो आप कहाँ जा रहे थे, आप जा रहे थे असिस्टेंट कलेक्टर की कोर्ट में सूट फाइल कर सकते हैं। तो वही बातें यहाँ पर कर दी गई है, ठीक है। फिर है हमारा एक्सचेंज ऑफ लैंड, ठीक है। 47 तो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर, दैट इज सेक्शन 48, एक्सचेंज ऑफ लैंड। अब ये क्या कहता है, ये कहता है टेनेंट ऑफ सेम क्लास कैन एक्सचेंज लैंड। ये बहुत सिंपल है, इसको जल्दी से कवर करेंगे, ठीक है। तो अगर टेनेंट है ऑफ सेम क्लास, जैसे कि खातेदार टेनेंट तो खातेदार टेनेंट के साथ, ठीक है। खुदकश जो लैंड है, खुदकश लैंड वाला जो होल्डर है उसके साथ, बाकी मालिक है तो मालिक के साथ, गैर खातेदार है तो गैर खातेदार टेनेंट के साथ। तो जो टेनेंट है सेम क्लास के, वो क्या अपनी लैंड को एक्सचेंज कर सकते हैं, तो सेक्शन 48 कह रहा है कि आप जो अपनी लैंड को भी एक्सचेंज कर सकते हैं, क्योंकि एक्सचेंज इज ऑल्सो वन ऑफ द मोड्स ऑफ ट्रांसफर, ठीक है। जैसे लीज है, सब लीज है, सेल है और मॉर्गेज है, उस तरीके से एक्सचेंज इज ऑल्सो वन ऑफ द मोड्स ऑफ ट्रांसफर। तो अब क्या हम लैंड को एक्सचेंज भी कर सकते हैं, तो बिल्कुल जो हमारी टीनेंसीज होती हैं, ठीक है, जो हमारा विनियम होता है उसकी अभिधृतियों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अभिधृतियों का विनियम, एक्सचेंज ऑफ लैंड, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ टीनेंसीज। अब देखिए, टीनेंट्स ऑफ सेम क्लास कैन एक्सचेंज लैंड, ये सबसेक्शन 1 कह रहा है। कंसेंट ऑफ लैंड होल्डर इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो जो लैंड होल्डर है उसकी कंसेंट आपको चाहिए होगी, ठीक है। उसके बाद इफ डिफरेंट लैंड होल्डर्स है तो कंसेंट ऑफ ऑल रिक्वायर्ड, तो सबकी क्या चाहिए, कंसेंट चाहिए होगी। और ये कंसेंट कैसी है, रिटर्न कंसेंट चाहिए होगी लैंड होल्डर की। द टेनेंट्स ऑफ सेम क्लास में एक्सचेंज लैंड विच दे होल्ड फ्रॉम द सेम लैंड होल्डर। जैसे कि मेरी लैंड है, ठीक है, मैं लैंड होल्ड, मेरी लैंड है, ठीक है, मेरी लैंड है, मैं लैंड होल्डर हूं, मैंने अपनी लैंड को जो है टीनेंसी में दे दिया। तो अब वो जो टीनेंट्स हैं क्या उसको एक्सचेंज कर सकते हैं, तो ठीक है कर सकते हैं, बस मेरी आपको परमिशन लेनी है रिटर्न, ठीक है। उसके बाद है इफ डिफरेंट लैंड होल्डर्स है तो सबकी कंसेंट चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसका सबसेक्शन 2, लैंड होल्डर कैन एक्सचेंज टीनेंट लैंड विद अदर लैंड। और जो लैंड होल्डर है वो क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर देंगे टीनेंट की जो लैंड है विद अदर लैंड बाय अग्रीमेंट। एग्रीमेंट चाहिए इसको करने के लिए आपको, ठीक है।
अग्रीमेंट से भी किया जा सकता है। तो पहले में कौन कर रहा है, जो पहले में टीनेंट्स कर रहे हैं सेम क्लास के, दूसरे बात कर रहा है लैंड होल्डर कर रहा है एग्रीमेंट करके टीनेंट के साथ, ठीक है। एक्सचेंज पहले टीनेंट कर रहा है, सबसेक्शन 2 में लैंड होल्डर कर रहा है एग्रीमेंट करके, ठीक है। तो लैंड होल्डर क्या करेगा, न्यू लैंड दे देगा इंस्टेड ऑफ ओल्ड। फिर है एक्सचेंज बाय, तो एक्सचेंज किसके, टीनेंट ओनली, क्या टीनेंट कर सकता है एक्सचेंज, लैंड होल्डर ऑल्सो, लैंड होल्डर भी कर सकता है। ये वर्ड्स का खेल है, ऐसे याद रखना है आपको। उसके बाद है हमारा सेक्शन 49। 49 का वन क्या बात करता है, एक्सचेंज फॉर कंसोलिडेशन, समेकन के लिए विनियम। खातेदार टीनेंट क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं फॉर एक्सचेंज टू कंसोलिडेट लैंड, जो खातेदार टीनेंट है, ठीक है। अब उसकी लैंड बहुत सारी जगह है, तो वो अप्लाई कर देगा कि देखो मेरी जो बहुत अलग अलग जगह लैंड है, इनको मैं कंसोलिडेट कराना चाहता हूँ, तो एक्सचेंज कर दो मेरी लैंड को उसकी लैंड के साथ, ताकि मेरी लैंड एक ही जगह पर इकट्ठे हो जाए। तो वो अप्लाई कर सकते हैं। कहाँ अप्लाई करेगा, असिस्टेंट कलेक्टर के पास अप्लाई करेगा, और एक्सचेंज करेगा अनदर खातेदार टीनेंट के साथ, क्योंकि हमने अभी पढ़ा जो टीनेंसी को आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो सेम टीनेंट के साथ कर रहे हैं, ठीक है। तो टीनेंट अप्लाई टू कंबाइन स्कैटर्ड फील्ड्स इनटू वन ब्लॉक। तो ये हमारा सेक्शन 49 बात करता है कि आपने एक्सचेंज क्यों किया है, कंसोलिडेट करने के लिए, किस चीज के लिए, समेकन के लिए आपने विनियम किया है। एप्लीकेशन किसको दी जा रही है, असिस्टेंट कलेक्टर। एक बात याद रखना, वैसे जनरली बता रही हूँ कि बहुत सी पावर राजस्थान टीनेंसी एक्ट में असिस्टेंट कलेक्टर के पास है, कहीं कहीं एसडीओ भी है। अच्छा, असिस्टेंट कलेक्टर कंडक्ट इंक्वायरी। अब असिस्टेंट कलेक्टर इंक्वायरी कंडक्ट करेगा कि जो बोल रहा है बात सच है, और अगर उसको लगता है कि हाँ वो सच बोल रहा है तो अलाउ कर देगा एक्सचेंज। और जो लैंड एक्सचेंज की गई है वो मस्ट बी इक्वल इन वैल्यू और सेम क्वालिटी। ये नहीं है आपकी थी तो बंजर भूमि है और आप उसको एक्सचेंज करना चाह रहे हैं फर्टाइल भूमि के साथ, ऐसा नहीं है। बंजर भूमि हो तो बंजर भूमि लो, और फर्टाइल लैंड है तो फर्टाइल लैंड के साथ ही एक्सचेंज कराओ। तो वैल्यू में भी इक्वल होनी चाहिए और सेम क्वालिटी की होनी चाहिए, तभी लैंड जो है आपकी एक्सचेंज होगी। गुड लैंड एक्सचेंज विद सिमिलर क्वालिटी लैंड, ठीक है। तो एक्सचेंज की क्या कंडीशन है कि सेम वैल्यू और सेम क्वालिटी। मार्क दिस वर्ड, सेम जो है उसका वैल्यू होना चाहिए, क्वालिटी, ठीक है, इक्वल इन वैल्यू और सेम क्वालिटी। मैंने भी बोल्ड लेटर्स में इसको मार्क कर लिया है, आप भी कर लेना, ठीक है, ये दोनों वर्ड्स, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 49A SC/ST एक्सचेंज रेस्ट्रिक्शन। तो फिर वही बात आ गई, ये 49A इसको भी 1992 में जो है, सॉरी 1956 में 49A इसको 1956 में क्या गया, ऐड किया गया। SC/ST टीनेंट कैन नॉट एक्सचेंज विद नॉन SC/ST। भाई SC/ST अगर आप एक्सचेंज करना चाह रहे हैं तो SC/ST के साथ ही कीजिए। एप्लीकेशन वायलेटिंग दिस विल बी रिजेक्टेड। अगर एप्लीकेशन आप लगा रहे एक्सचेंज करने के लिए और इसको वो वायलेट कर रही है तो रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो SC जो टीनेंट है अप्लाई कर सकते हैं एक्सचेंज करने के लिए, अगर वो जनरल कैटेगरी के साथ तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। SC एक्सचेंज विद नॉन SC, दिस इज कौन क्या होगा, दिस इज रिजेक्टेड। फिर हमारा सेक्शन 50 राइट्स आफ्टर एक्सचेंज। तो जैसे एक्सचेंज कर लिया आपने, अब क्या राइट मिलेंगे, तो टीनेंट के सेम राइट इन एक्सचेंज लैंड, तो उसको एक्सचेंज लैंड में वही सेम राइट मिलेंगे जो उसके पास थे। राइट रिमेन्स अनचेंज। लैंड बदल सकती है, राइट्स नहीं बदलेंगे, राइट्स तो आपके अनचेंज्ड ही रहेंगे, ठीक है। राइट आफ्टर एक्सचेंज क्या होता है, सेम रहता है। फिर है सेक्शन 51 एनकम्ब्रेंसेस आफ्टर एक्सचेंज, ठीक है। राइट इन लैंड अलॉटेड इन एक्सचेंज फॉर अदर लैंड, अन्य भूमि के बिनों में आवंटित की गई भूमि पर अधिकार। तो बेसिकली इसकी क्या है, एनकम्ब्रेंसेस की बात कर रहा है। लीज मॉर्गेज और एनकम्ब्रेंसेस शिफ्ट टू एक्सचेंज लैंड। तो जैसे कि जो एक्सचेंज लैंड है उसके साथ सारे लीज मॉर्गेज और एनकम्ब्रेंसेस शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे मेरी लैंड थी उसको मैंने मॉर्गेज पर दिया था, अब मैंने किसी और लैंड के साथ उसको एक्सचेंज कर लिया, तो जो एक्सचेंज होकर लैंड है अब वो मेरा मॉर्गेज उसके साथ शिफ्ट कर जाएगा और वहीं से कंटिन्यू करेगा। ओल्ड लैंड बिकम फ्री, अब मैं जो उसको अपनी ओल्ड लैंड, मतलब मेरी जो लैंड उसके पास गई है वो फ्री हो जाएगी। असिस्टेंट कलेक्टर डिसाइड करेगा एक्सटेंट, ठीक है। तो असिस्टेंट कलेक्टर है, उसके पास पावर है डिसाइड करने की। अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग मस्ट बी गिवन, ठीक है। उसके बाद है एनकम्ब्रेंसेस क्या है, वो शिफ्ट हो जाएंगे। फिर है सेक्शन 52 एंट्री इन रिकॉर्ड।
एंट्री ऑफ एक्सचेंज इन रिकॉर्ड ऑफ राइट, अधिकार अभिलेखों में विनिमय की प्रविष्टि। तो एक्सचेंज है, फिर इसको रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, मस्ट बी रिकॉर्डेड इन रिकॉर्ड ऑफ राइट, विनिमयों का रिकॉर्ड दर्ज किया जाएगा। रेवेन्यू कोड अपडेटेड आफ्टर एक्सचेंज, सो एंट्री मेड इन किसमें की जाएगी, रिकॉर्ड्स ऑफ राइट में। भाई रिकॉर्ड्स ऑफ राइट जो है वो बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है, सब चीजों को उसमें रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो भाई एक्सचेंज को आपने जो लैंड उसको एक्सचेंज कर लिया क्या, तो उसको भी रिकॉर्ड ऑफ राइट में उसको मतलब दर्ज करा दो बेसिकली। फिर है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी हैव कंप्लीटेड section, we have completed from section 43 to 52। आपको लग रहा है कि सच में ये बहुत फ्रूटफुल सेशन रहा है, do like, do comment, do share and do subscribe my channel. That's all for today. Bye bye, take care.